रैखिक समीकरण था, है ना। हम लोग यहाँ तक सीख गए थे कि युगपत समीकरण में हल होने के लिए कुल कितने शर्त बताए थे? 3 शर्त। युगपत समीकरण का अगर समान रूप का बात करता है तो a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर, क्या यहीं तक था? इसमें 3 तरह के शर्त आपको हल होने के लिए बताए थे जी, है ना। पहला नंबर जो शर्त है, अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, बताओ इस सिचुएशन में समीकरण के कितने हल? एक और केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल। अच्छा, दूसरा सिचुएशन ये था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा। अच्छा, ये शर्त की स्थिति में कितने हल? तो इस स्थिति में युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक और स्थिति बताए थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये सिचुएशन में कुल कितने हल? अनंत हल। क्या इतना बात क्लियर? और यही शर्त के हिसाब किताब से युगपत समीकरण भी कई प्रकार के होता है, 3 प्रकार का। वह युगपत समीकरण जिसका केवल एक हल होगा उसको कहेंगे अविरोधी समीकरण, जिसका कोई हल नहीं होगा उसको कहेंगे विरोधी समीकरण, और जिसका अनंत हल होगा आश्रित समीकरण। क्या यहाँ तक सीखा हुआ था? अब एक और हम बोलेंगे विरोधी, अविरोधी, आश्रित। वहां आपको क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संगत नहीं है, कौन संगत है, कौन असंगत है? तो ये आपको ध्यान देना होगा। हल होने के हिसाब से या हल होने के आधार पर युगपत समीकरण 2 ही प्रकार का होता है, एक होगा संगत समीकरण और एक होगा असंगत समीकरण। अब बढ़िया से बात को समझना होगा। संगत समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसका हल प्राप्त होता है संगत समीकरण कहलाता है, और वह समीकरण जिसका हल प्राप्त नहीं होता है असंगत समीकरण कहलाता है। याद रहेगा, जिसका हल प्राप्त होगा संगत समीकरण कहलाएगा और जिसका हल प्राप्त नहीं होगा असंगत समीकरण कहलाएगा। क्लियर? चलिए रे मुट्ठा वाला खड़ा हो जाओ। बताओ चला, आश्रित समीकरण एक प्रकार का है, संगत समीकरण, असंगत समीकरण दोनों, किन में से कोई नहीं। फिर से सुनो, आश्रित समीकरण देख रहे हो ना, ये आश्रित समीकरण कैसा समीकरण है? संगत समीकरण है, असंगत है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? दोनों है। धोखा दिया ना, तुम्हारा दिमाग एकदम चंग भंग था। हम पहले बोल रहे हैं कि एकदम जो भी कुछ बोल रहे हैं एकदम यहाँ ध्यान दो, बातवा पर ध्यान देगा बन जाएगा, बात पर ध्यान नहीं देगा खाली सुन रहे ना सर रुक जाए छापे दी नोट करे दी, उस सब फिर में रहेगा तक कभी नहीं हो पाएगा। बैठा, चलो ध्यान दो। अभी हम क्या बोले? संगत समीकरण उसे कहते हैं जिसका हल प्राप्त होता है। तभी क्या बताए? आश्रित समीकरण के 1-2 हल है रे, उसका पूरा अनंत हल है। इसका मतलब इसका हल है कि नहीं है? है। और जिसका हल प्राप्त होगा वो कैसा होगा? संगत। इसलिए आश्रित समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? संगत समीकरण बोलेंगे। क्लियर है? आप खड़ा होइए। हाँ बताइए तो विरोधी समीकरण क्या है? संगत है, असंगत है? असंगत है। कारण विरोधी समीकरण में हमने क्या बताया? वह युगपत समीकरण जिसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो जब उसका हल ही नहीं है तो जिसका हल प्राप्त नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? असंगत समीकरण। ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ा होइए जी। हाँ आप ही। अरे आप रे पीछे क्या देख रहे हो गधा? हाँ नहीं ठीक है, बताइए ये अविरोधी समीकरण कैसा होगा? असंगत। दुआ दिया ना। अच्छा, अविरोधी समीकरण को हम लोग क्या कहे थे? वैसा समीकरण जिसका एक हल प्राप्त होता है। क्या इसका हल होगा कि नहीं होगा? होगा। और जिसका हल होगा उसको असंगत कहेंगे कि संगत कहेंगे? दिमाग एकदम स्थिर से रखो। क्या अब मामला समझ में आया? तो एक इसको पहले नोट करते चलिए। चलिए NOT नोट करके लिखो। लिखो, जिस समीकरण का हल प्राप्त होता है, जिस समीकरण का हल प्राप्त होता है संगत समीकरण कहलाता है। संगत समीकरण कहलाता है।
संगत समीकरण कहलाता है, और जिसका हल प्राप्त नहीं होता है, और जिसका हल प्राप्त नहीं होता है, असंगत कहलाता है, और जिसका हल प्राप्त नहीं होता है, असंगत कहलाता है। हो गया। नीचे अगला नोट्स लिखे अविरोधी तथा आश्रित, अविरोधी तथा आश्रित समीकरण, चूंकि इसका हल होता है ना, अविरोधी तथा आश्रित समीकरण, अविरोधी तथा आश्रित समीकरण संगत समीकरण होता है, संगत समीकरण होता है, संगत समीकरण होता है, जबकि विरोधी समीकरण असंगत होता है। अविरोधी तथा आश्रित समीकरण संगत समीकरण होता है, जबकि विरोधी समीकरण असंगत होता है। चलिए यहां तक बात हो गया। अब यहां तक थ्योरी समझने के बाद तो मेन अब यहां से आप लोग का स्टार्ट रखना है कि हमको जब युगपत समीकरण आ गया है तो उसको हल करने का विधि पढ़ना है। तो हेडलाइन दे दीजिए, युगपत समीकरण को हल करना, युगपत समीकरण को हल करना। लिख लिए, युगपत समीकरण को हल करना। क्लियर है? तो कलम को बस फिर से 5-10 मिनट के लिए रोकिए और समझिए। देखो, अगर कोई भी आप लोग को बात आता है युगपत समीकरण को हल करने के लिए तो मुख्यतः दो ही विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कितने विधि? दो विधि। एक को बोलते हैं हुआ बीज गणितीय विधि, एक को क्या बोलेंगे? बीज गणितीय विधि। और दूसरा को बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या ये दो विधि याद रहेगा? युगपत समीकरण को हल करने के लिए दो विधि का इस्तेमाल होगा, एक बीज गणितीय विधि का और एक ग्राफीय विधि का। लेकिन चूंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि युगपत समीकरण का हल, ऐसे समीकरण तो 3 प्रकार का है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है। लेकिन क्या विरोधी समीकरण का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसके लिए कोई प्रकार का विधि नहीं है। लेकिन दो तरह के हैं, एक अविरोधी समीकरण है और एक क्या है जी? आश्रित समीकरण है। तो कहा जाता है कि युगपत समीकरण को हल करने के लिए भी कई विधि? दो विधि, एक बीज गणितीय विधि, एक ग्राफीय विधि। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि में एक शर्त है, खास शर्त, कि बीज गणितीय विधि के द्वारा वह युगपत समीकरण का हम लोग हल निकालेंगे जिस युगपत समीकरण का एक और केवल एक हल प्राप्त होगा। मतलब बात तो साफ है कि बीज गणितीय विधि का इस्तेमाल वह युगपत समीकरण को हल करने में करेंगे जिस युगपत समीकरण का एक और केवल एक हल प्राप्त होगा। तो आप बताओ, एक और केवल एक हल किसका प्राप्त होगा? अविरोधी का ना। इसलिए अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए हम लोग बीज गणितीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। मतलब साफ बात हो रहा है कि बीज गणितीय विधि के सहायता से केवल और केवल कैसा समीकरण? तो कहना अविरोधी समीकरण का ही हल ज्ञात किया जाता है। क्या इतना बात याद रहेगा? और वह विधि के अंतर्गत माने बीज गणितीय विधि के अंतर्गत भी हम लोग मुख्यतः 4 विधि के द्वारा हम लोग युगपत समीकरण को हल करेंगे, जिसमें एक विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, एक का नाम है तुलनात्मक विधि, और एक का नाम है विलोपन विधि, और एक का नाम है ब्रज गुणन विधि। इतना विधि आप लोग को पढ़ना है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? हम पहले बोल दिए थे कि लग रहा है कि चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन सब देखो ना, हम लोग बाल का खाल निकाल रहे हैं। यहाँ से चला द्वितीय विधि, लेकिन बीज गणितीय विधि में कई गो आ गया है? 4 गो। प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, विलोपन, ब्रज गुणन।
कितना हूँ कम, 2 दिन भी टाइम देंगे तो 4 दूनी 8 दिन, इसी में टाइम लगेगा। ये बात समझ रहा है कि नहीं? पहाड़ तो ना है लेकिन कुआं है, मतलब दिखता ना है लेकिन गहराई पूरा है। यही बात पर आप लोग को ध्यान देना है। तो खैर कोई नहीं, पहले इतना लिखते चलिए साथ साथ। युगपत समीकरण को क्या करना, हल करना। लिखिए, युगपत समीकरण को हल करने के लिए, युगपत समीकरण को हल करने के लिए, युगपत समीकरण को हल करने के लिए, युगपत समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित दो विधि का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित 2 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। युगपत समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित 2 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नंबर पहला, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। दूसरा, ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि, दूसरा ग्राफीय विधि। हो गया क्या? चलिए पहला नंबर हेडलाइन बना दीजिए। पहला कौन है रे? बीजगणितीय विधि। ठीक है। चलिए, बीजगणितीय विधि के द्वारा कौन से समीकरण का हल निकलेगा? अविरोधी समीकरण। कारण उसका केवल एक और एक हल होता है। तो लिखिए डैश दे करके नीचे से, बीजगणितीय विधि लिख के डैश लिखिए। बीजगणितीय विधि के द्वारा, बीजगणितीय विधि के द्वारा, बीजगणितीय विधि के द्वारा उस युगपत समीकरण, बीजगणितीय विधि के द्वारा उस युगपत समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। बीजगणितीय विधि के द्वारा उस युगपत समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है जिसका एक और केवल एक हल, जिसका एक और केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक, लाइन बदल के लिखिए, अर्थात अविरोधी समीकरण को, अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए, अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए, अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि का, बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया जी? लाइन बदल के लिखिएगा। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत समीकरण को हल करने के लिए, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत, समीकरण में कैसा युगपत ना, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है।
बीजगणितीय विधि के अंतर्गत समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। हो गया। तो नंबर पहला लिखिए प्रतिस्थापन विधि, ऊपर से नीचे लिखिएगा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक। दूसरा तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। ठीक। तीसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। चौथा ब्रज गुणन विधि, लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि। क्लियर है? चलिए बारी बारी से हम लोग सबके बारे में सीखेंगे और हिसाब बनाने के लिए समझना है। तो हेडलाइन बना दीजिए कैसा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हो गया। चलो पहले कलम कॉपी रखो और पहले समझो, समझना है बात को। देखो बहुत आसान सा सवाल एक हम लेते हैं पहले। x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4, इस प्रकार से है। ये बताइए युगपत समीकरण है कि ना है? x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। जिसमें एक को मान लेंगे समीकरण 1 और एक को मान लेंगे समीकरण 2। अच्छा, युगपत समीकरण का हल मतलब चर राशि का ऐसा मान जो दोनों समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है, वह युगपत समीकरण का हल कहलाता है। तो वही हल निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं कि दो तरह की विधि है, बीजगणितीय विधि है और एक ग्राफीय विधि है। लेकिन हमने क्या कहा, बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल वैसे युगपत समीकरण को हल करने में करेंगे जिस समीकरण का अद्वितीय हल यानी एक और केवल एक हल प्राप्त होगा, या फिर अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए हम लोग बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि भैया हम पहचानेंगे कैसे कि विरोधी है कि अविरोधी या आश्रित। तो इसके लिए आपको शर्त बताया जा चुका है। क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचानने आता है? तो पहले आप बताओ, समीकरण 1 में x का जो गुणांक है उसको a1 कहते हैं, तो a1 का मान कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। उसी प्रकार समीकरण 1 में y का जो गुणांक है b1 कहते हैं, b1 का मान कितना? तो देख लीजिए y का गुणांक कुछ नहीं था, एक क्या होगा ना बुआ। अच्छा, समीकरण 1 में अचर राशि को c1 कहते हैं, c1 का मान कितना? उस तरफ करके सोचेंगे ना, तो प्लस वाला 8 उस तरफ जाएगा -8। फिर बताओ समीकरण 2 में x का जो गुणांक है वह a2 कहलाएगा, a2 का मान भी क्या होगा? 1। उसी प्रकार समीकरण 2 में y का जो गुणांक है वह b2 कहलाता है, तो 1 है कि -1? माइनस में नहीं जी। उसी प्रकार अचर राशि जो है वह 4 होगा कि -4 होगा? बताओ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ई प्ले लिखने आता है कि नहीं? तो यहाँ से आप लोग सोचेंगे कि सबसे पहला काम है हमको यही पता करना है कि समीकरण कैसा है, विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है। उसके लिए क्या करते हैं बुआ? तो a1 बटा a2, बोलो a1 का मान 1, a2 का मान 1, 1 बटा 1 1, यही होगा ना। अच्छा, उसी प्रकार आपको क्या करना होगा? b1 बटा b2, बताओ b1 का मान 1 और b2 का मान, तो 1 में 1 से भागा देगा, ये तो 1 आएगा। लेकिन कभी भी माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो जब उसको ऊपर करेंगे तो ये 1 होगा कि -1? अब आगे बढ़ने का जरूरत भी नहीं है। a1 बटा a2 का जो मान आया वह कितना आया था? तो कहना 1 आया है। और b1 बटा b2 का मान कितना आया है? क्या जी दोनों बराबर है? नहीं। इसलिए कह सकते हो कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और ऐसा शर्त रहने पर इसका एक और केवल एक हल। अतः इसी को हम लोग कैसा समीकरण कहते हैं?
तो अभी तो बताए थे कि अविरोधी समीकरण को हल करने के लिए ही हम लोग बीजगणितीय विधि का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले बताओ, इस समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। अब बीजगणितीय विधि में भी बहुत सारा मेथड है, जिसमें आप लोग को प्रतिस्थापन विधि है, एक तुलनात्मक विधि है, एक विलोपन है, और एक क्या है जी, ब्रज गुणन है। तो पहले बताओ, पहले हमको किसको पढ़ना है? प्रतिस्थापन को। तो यहां से काम को आप लोग को आगे ध्यान देना होगा, इतना पहले पहचानने आ जाएगा ना। अब प्रतिस्थापन विधि में चरण 2-4 गो स्टेप है, वो स्टेप को याद रखना। पहला नंबर स्टेप कहता है कि सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण का हल निकालने के लिए, चूंकि समीकरण में आपको एक समीकरण रहता है कि दो समीकरण? दो समीकरण। तो दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरा चर राशि के रूप में प्राप्त कर लेंगे। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान सुनो, समीकरण एक गो है कि दो गो है? दो गो। तब कोई एक समीकरण से चलो, जरूरी नहीं है एक ही से चलना है, जरूरी नहीं है कि दो ही से चलना है, दोनों में से कोई समीकरण से चलिए। अगर हम समीकरण एक से भी चलेंगे, समीकरण दो से भी चलेंगे, किसी से चल सकते हैं। अब हमका मन है जी कि हम समीकरण दो से चलें, तो लिख देते हैं समीकरण कैसे? दो से। बोलो, लिख दो समीकरण दो क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। हम बोल क्या रहे हैं कि दोनों में से किसी भी समीकरण से चलकर और एक चर राशि का मान निकालना है दूसरा चर राशि के रूप में। दो चर राशि तो रहेगा ही रहेगा, x भी है y भी है, तो या तो तुमको x का मान निकालना है और नहीं तो y का मान निकालना है। किसी का भी मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना है। हम चाहते हैं कि समीकरण 2 से x का मान निकल जाए, तो माइनस में जो y है उस तरफ जाएगा, माइनस में कि प्लस में? प्लस में। तो हो जाएगा y प्लस कितना? 4। इसी को हम कहें कि सर्वप्रथम दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरा चर राशि के रूप में प्राप्त कर लेंगे। देखो, x का मान y के रूप में प्राप्त कर लिया है। अच्छा, अगला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया है। अच्छा, ऐसा करेंगे पहला समीकरण से, दूसरा समीकरण से, या किसी भी समीकरण से? तो किसी भी समीकरण से आप उसके लिए स्वतंत्र हो। क्या इलाज समझ में आया? अब कहना है कि ये जो मान आया है, जिस समीकरण से आया है उसमें नहीं रखना है। किससे आया बताओ? समीकरण 1 से कि 2 से? तो 2 में नहीं रखना है। तो आप कह दीजिएगा कि यह x का मान जो है आया है समीकरण 2 से ना, तो लिखिएगा x का मान समीकरण कै में रखने पर, एक में रखने पर, या एक में प्रतिस्थापित करने पर। क्या ऐलान समझ आ रहा है? हम समीकरण 1 से अगर लाएंगे रखेंगे 2 में, 2 से लाएंगे रखेंगे 1 में, तो ये जो x का मान तू लाया है समीकरण 1 से लाया है कि 2 से? 2 से। तो यहां लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण कै में रखने पर? 1 में रखने पर। ये जी समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले पता तो चले समीकरण 1 कौन है। तो बोलो समीकरण 1 कौन है बुआ? x प्लस वाई बराबर 8। ये लाइन समझ में आ गया? अब इसमें किसका मान रखना? x का कि y का? तो हम पहले से मान निकाल के बैठे हैं x का ना, तो x का मान आया कितना है? y प्लस 4, वही है ना। तो यहाँ कहिएगा कि भैया x का मान जो आया हुआ है वो y प्लस कितना है? 4 है। तो यह x का मान y प्लस 4 को यहाँ से उठा के और यहाँ हम लोग को रखना है। तो x के जगह पर हो जाएगा y प्लस 4, अब प्लस y में कोई छेड़छाड़ ना हो तो रहने ही देंगे, और बराबर क्या होगा? 8 होगा। एक बार फिर से यहाँ तक समझो, सर्वप्रथम दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरा चर राशि के रूप में प्राप्त कर लेंगे। हमने समीकरण 2 से चला, x माइनस वाई बराबर 4 था, एक चर राशि का मान निकालना है वो भी दूसरा चर राशि के रूप में, इसलिए x बराबर y प्लस 4 आ गया है। लेकिन यह जो मान आया है x का, इस समीकरण 2 से आया है। अतः दूसरा स्टेप कहता है कि वह x का मान उस समीकरण में नहीं रखना है, दूसरा समीकरण में रखना है। यानी समीकरण 2 से निकाले हैं तो रखेंगे इसको कितना में? 1 में। तो समीकरण 1 में जब x का मान रखिएगा तो x का मान y प्लस 4 था, हमने x की जगह पर y प्लस 4 रख दिया, y जस के तस रहेगा, बराबर 8। अब बताओ, ये जो समीकरण बना, ये 2 चर वाला समीकरण की 1 चर वाला? यही चलते आपको हम स्टार्ट किए थे 1 चर वाला रैखिक समीकरण से, कि जब तक 1 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने नहीं आएगा नहीं हल होगा। फिर से हल करना है। अब यहाँ 1 चर वाला रैखिक समीकरण को बताओ, इसको हल करने आएगा कि नहीं आएगा? y प्लस वाई, कै y?
आई प्लस में 4 है ना, जब इधर इसको भेजिएगा तो ई माइनस में 4 होगा। यहाँ तक बतवा क्लियर है। अच्छा, यहाँ 2y बराबर 8 में 4 जाएगा कितना 4, तो बताओ y बराबर क्या होगा, ई 2 गुना वाला भागा में आ जाएगा रे, तो 4 भागा 2 कितना 2, y का मान कितना हो गया, क्या एक चर राशि का मान निकल गया। अब पहले से हम एक चर राशि का मान दूसरा चर राशि के रूप में प्राप्त किए हुए हैं। बताओ x बराबर कितना लाए हुए हैं कि x का जो मान है वो y प्लस 4 है, और इसमें से y का मान 2 आ गया है, तो 2 और प्लस 4 कितना होगा 6। हमें यही करना है, x का मान कितना 6, y का मान कितना 2 सॉरी यहाँ पर 2 आया ना रे, तो x का मान 6, y का मान 2, यही समीकरण का हल है। बताओ बनाने आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। तो पहले स्टेप लिख लो, लिखिए नीचे डैश देकर के, प्रतिस्थापन विधि हेडलाइन दे दिया था ना, लिखो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत युगपद समीकरण को, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत युगपद समीकरण को हल करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत युगपद समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का, प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत युगपद समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। सही है। चलिए नंबर कैमा पहला नीचे से, नंबर पहला, सर्वप्रथम दोनों समीकरण में से, सर्वप्रथम दोनों समीकरण में से, सर्वप्रथम दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान, एक चर राशि का मान, एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में, दूसरे चर राशि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नीचे से लिखो, प्राप्त मान को दूसरे समीकरण में रखकर, प्राप्त मान को वही समीकरण में रखना है कि दूसरा समीकरण में, हाँ, प्राप्त मान को दूसरे समीकरण में रखकर। अच्छा बताओ बुआ, जब दूसरे समीकरण में रखते हो तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिलता है कि एक चर वाला? बढ़िया। प्राप्त मान को दूसरे समीकरण में रखकर एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। प्राप्त मान को दूसरे समीकरण में रखकर एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। हो गया। नीचे नंबर कैमा तीसरा लिखो, प्राप्त समीकरण को हल करके, प्राप्त समीकरण को हल करके, एक चर वाला रैखिक समीकरण हल करने आता है ना, प्राप्त समीकरण को हल करके एक अज्ञात चर राशि का मान, प्राप्त समीकरण को हल करके एक अज्ञात चर राशि का मान,
एक अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। हो गया नंबर कैमा, लिखिए। और अंत में एक चर राशि के सहायता से, एक चर राशि के सहायता से, एक चर राशि के सहायता से दूसरे चर राशि का मान भी, एक चर राशि के सहायता से दूसरे चर राशि का मान भी, दूसरे चर राशि का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। हो गया। चलिए एगो क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार हल करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है।